जिसका ध्यान रखना पड़ता है, अटेंशन। अटेंशन होगा तभी तो मजा आएगा। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वेपर प्रेशर। क्या पढ़ने वाले हैं? वेपर प्रेशर। तो कह दो क्या दिक्कत है, वेपर का प्रेशर इज द वेपर प्रेशर। तो ये मत कह देना बेटा, ये पान की दुकान पे पान खा के या खर्रा खा के कोई बोले तो सही लगेगा, बट एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। आपको मजा ले आ दूंगा, एक एक करके बातों को धैर्य पूर्वक सुने, इतनी गहराई से सुने कि मजा आ जाए। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई लिक्विड है और इस लिक्विड को हम किसी एक कंटेनर से बंद कर देते हैं। नीचे से हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और जब नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ऊपर से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे? वेपराइज होंगे। बोलो। लिक्विड के मॉलिक्यूल जब वेपराइज होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे कौन बन जाएगा? वेपर। पक्का? क्या वेपर के मॉलिक्यूल मेटल की दीवार फाड़ते हुए बाहर जा सकते हैं? नहीं। वो खूब तेजी से काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, धड़ से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? और वो कंडेंस हो जाएंगे। पक्का ना? तुम खूब तेज से दौड़ के जाओ, दीवार से टकराओ, ऐसे हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। पानी का मॉलिक्यूल जाके धड़ टकराता है और कंडेंस हो जाता है। इसका उदाहरण कभी कुकर में, को प्रेशर कुकर में कुछ बनाई हो? कह दो सर मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो ना पढ़ती हूँ ना कुछ काम करती हूँ। तो थोड़ा बहुत जब कुकिंग वगैरह करोगे और उसका ढक्कन खोलोगे और नीचे से देखोगे तो तुम पाओगे कि उसमें बूंद बूंद पानी टपकता दिखता है कि नहीं दिखता? एक्चुअली कंडेंस्ड वेपर होते हैं। पक्का? ठीक है प्यारे सरकार, इसका मतलब ये वेपर जाएगा, टकराएगा और कंडेंस होके चंचल वापस आ जाएगा। पक्का? ठीक है, तो जरा बताओ कि कोई तो ऐसी स्थिति होगी जब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बराबर हो जाएगा किसके? रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। किसी को कोई प्रॉब्लम? इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं? तो डेफिनेशन देखना सर कैसे देंगे। एट इक्विलिब्रियम सबसे पहले बोलना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं कहते। एट इक्विलिब्रियम। दूसरा, बच्चों एक ही लिक्विड में अलग अलग टेम्परेचर पे बनने वाले वेपर का अमाउंट सेम होगा या अलग अलग होगा? अगर मैं इसी लिक्विड को 50 डिग्री पे गर्म करूं तो यहां वेपर बनेगा, इसी लिक्विड को मैं 70 पे गर्म करूं तो यहां वेपर बनेगा, इसी लिक्विड को मैं 90 पे गर्म करूं तो यहां वेपर बनेगा। सभी परिस्थितियों में यहां वेपर का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? और क्या सभी परिस्थितियों में एक बराबर वेपर का अमाउंट होगा या अलग अलग होगा? वेरी गुड। इसका मतलब कि टेम्परेचर बदलने पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बदल जाता है, यानी वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आगे लिखाऊंगा। अभी सरकार बताओ कि एट इक्विलिब्रियम बोला तो एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलना मेरी मजबूरी हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि अगर टेम्परेचर बदल गया तो एक ही लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग आ जाएगा। मान लो कि 3 लड़कियां अपने अपने घर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाल रही हैं और मुझे फोन लगाई, बोली सर मेरा वेपर प्रेशर 50 आ रहा है, इन्होंने बोला मेरा 70 आ रहा है, इन्होंने बोला मेरा 80 आ रहा है। अब बताओ एक ही लिक्विड का 3 वेपर प्रेशर निकाल दी तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि लड़कियां आपस में कोऑर्डिनेट करके एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हैं, इन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पे निकाल दिया। बोलो। तो जब हम अलग अलग टेम्परेचर पे निकालेंगे तो बहुत सारे वेरियस डेटा आने लगेंगे। एक टेम्परेचर पे 4 लोग निकालोगे तो एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एक ही आएगा कि नहीं? बोलो हाँ। ठीक है, तो अब जरा देखो, तो यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर बोलना मेरी क्या हो गई? मजबूरी। तो ये बात अगर आपने नहीं ऐड किया है तो समझ लीजिए आपका डेफिनेशन 100% गलत है। एट इक्विलिब्रियम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेटेड हो पूरा प्रेशर। हमारे पास समय सीमा कम है, काम ज्यादा है, तो काम कम समय में ज्यादा करने के लिए डेडिकेशन सबसे पहला पार्ट है।
सबसे पहला पार्ट डेडिकेशन है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर exerted by vapor on the surface of the, very good, on the surface of the liquid is called vapor pressure। क्या बोला सुन लो, एट इक्विलिब्रियम यानी जब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि जिस रेट से लिक्विड वेपर में बदल रहा है, जब उसी रेट से वेपर किस में बदलने लगेगा, तो उसे क्या बोलेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय, उस वक्त यहां कुछ वेपर होगा कि नहीं, भाई नीचे से लगातार वेपर बन रहा है कि नहीं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द इज कॉल्ड, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि वेपर प्रेशर is the function of temperature, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अब तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट रहेगा, कि वेपर प्रेशर लिक्विड के अमाउंट, अब जरा खोपड़िया खोल लेना, वेपर प्रेशर लिक्विड के अमाउंट और बर्तन के शेप पे डिपेंड नहीं करता, कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड शेप ऑफ कंटेनर। समझाता हूं, ये बात समझाना पड़ेगा, एंड शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि लिक्विड के अमाउंट और बर्तन के आकार, बर्तन के शेप पे वेपर प्रेशर डिपेंड। ये कुछ अजीब सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कन्विंस कर सकता हूं 100%, आपके चेहरे पे मुस्कान ले आ दूंगा। देखो, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसी ग्लास थी और इस ग्लास में मैंने 1 लीटर पानी भर रखा है। मेरे पास एक ऐसी थाली थी, इसमें मैंने 500 ml पानी भर रखा है। मेरे पास एक ऐसा मटका था जिसमें मैंने 5 लीटर पानी भर रहा है, और मेरे पास जो है और कुछ नहीं, 3 बर्तन बहुत है ना, ठीक है। मैंने इन सभी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आग लगा दिया इनके नीचे। कितना टेम्परेचर की, चलो 35 कर देता, क्योंकि आग लगा दूंगा थोड़ा ज्यादा रहे। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इन सबको गर्म कर दिया। ठंडी का सीजन था, ठीक है। तो बच्चे के पास सिर्फ एक दृष्टि होती है, इसलिए उसे एक्चुअल बात नहीं दिखता, इसलिए तो गुरु का साथ करता है। हर काम में गुरु का साथ बस इतना है कि जो वो स्वयं न देख पाए वो उसकी मदद से देख ले, यही तो काम है उसका। तो अब आइए मेरी मदद से देखिए मेरे प्यारे श्रीमान, हमें बस यही दिखता है जो मैं बोल रहा हूं कि यहां वेपराइजेशन तो सरफेस से होता है ना, यहां पे भी वेपराइजेशन होगा, यहां पे भी वेपराइजेशन होगा, बोलो, और यहां पे भी वेपराइजेशन होगा, बोलो। हमें लगेगा कि जहां सरफेस एरिया ज्यादा है वहां ज्यादा वेपराइजेशन होगा, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अबे भाई, यहाँ सरफेस पे फिर 100 मॉलिक्यूल है और यहाँ सरफेस पे 500 मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे ना। अबे ग्लास में सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे या बाल्टी में? क्योंकि ग्लास के सरफेस एरिया से बाल्टी का सरफेस एरिया क्या है? दैट्स इट, इट्स अ सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो जहां सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां ज्यादा वेपर बनेगा, और ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। आवाज नहीं आई, लेकिन वो बच्चा तब भूल जाता है कि प्रेशर क्या होता है,
फोर्स अपॉन एरिया। अब ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ जाना। अगर सरफेस एरिया जहां ज्यादा होगा वहां पर वेपोराइजेशन, और अगर वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो जो वेपर के द्वारा लगाया गया फोर्स है वो क्या होगा? ज्यादा। बोलो। और फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब उल्टा सुनो, जहां पर एरिया ज्यादा होगा, क्या बोला? या सरफेस एरिया जहां पे ज्यादा होगा, तो हम यहां फोर्स की ही बात नहीं कर रहे हैं, वहां प्रेशर की भी बात कर रहे हैं ना। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? यानी प्रेशर कम हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक फैक्टर है फोर्स, जो तो कह रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा वेपराइज होंगे, जब वो ज्यादा वेपराइज होंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। आवाज नहीं आई। एक दूसरा फैक्टर है कि जो प्रेशर है वो एरिया के क्या होता है? तो ज्यादा वेपर कन्विंस कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा, और ज्यादा सरफेस एरिया कन्विंस कर रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। चक्कर आ गया। वंस मोर, जब हम इनको एक ही टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो जहां सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां से वेपराइजेशन क्या होगा? वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो हमें लगेगा कि वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? बट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा? कम आएगा। नहीं समझा? तो ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे तो हमें लगेगा यहां प्रेशर ज्यादा है, बट ये मत भूलो कि यहां सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो एक की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक की वजह से घटेगा, और फाइनली कंपनसेट करके कांस्टेंट रहता है। कन्विंस हुए? तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या आएगा? कम। और ये देखो, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा, तो वेपर प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा। पक्का ना? तो सरफेस एरिया बढ़ने से एक बार वेपर प्रेशर ज्यादा आना चाहिए, और सरफेस एरिया बढ़ने से एक बार वेपर प्रेशर, तो दोनों मिल करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कंपनसेट कर देते हैं। पक्का? सुबह घर से निकलने पे आदमी पैसा कमा के लाता है, और सुबह घर से निकलने पे आदमी पैसा खर्च कर देता है। बोलो। तो अगर बैलेंस नहीं रहेगा, वो तो जितना कमाएगा सब खर्च कर देगा और घर आएगा तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ या ना? नहीं समझा? इट्स अ कंप्लीटली लॉजिकल। तो आप इसको ध्यान रखें कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के अमाउंट और जिस बर्तन में रखा गया है उसके शेप पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। सरकार मेरे कन्विंस हुए कि नहीं हुए? अच्छा मेरे शेरों, अब आगे जरा देखो, आगे बात कर देते हैं। एक इक्वेशन बताएंगे तुम्हें और उम्मीद करेंगे कि आपके सुनने की जो क्षमता है वो जबरदस्त होगी। उस इक्वेशन का नाम है वैन हॉफ इक्वेशन। फिर उसके बाद एक इक्वेशन बताएंगे, उस इक्वेशन का नाम है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। हाँ, ये सब क्या बक रहे हो? ऐसा लग रहा है क्या? सुने हो पहले कभी? ठीक है, तो देखें, एक इक्वेशन है ऐसे। देखो, पहले मैं तुम्हें थोड़ा माहौल बनाता हूं। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 2 पॉइंट हुए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें मेरे सरकार, एक्सप्लेनेशन से कन्विंस हुए हैं कि नहीं? ठीक है मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, समझे क्या? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छे से भी ऊपर जो होता होगा वो पढ़ाऊंगा आप, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे पढ़ा पाऊंगा? सुनो, log K2 upon K1 del H upon 2.303 R 1/T, बोलो हाँ, और प्लस कांस्टेंट होता है। अब वो कांस्टेंट क्या होता है ये हमारा आज का विषय नहीं है, ये हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। एक टॉपिक होगा कि
यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पढ़ाएंगे आपको। ये इक्वेशन आपको 24 घंटे सोते जागते याद होना चाहिए। यहाँ K1, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वेट, मतलब आधा इधर आधा इधर कर दिया। देखें, एक इक्वेशन होती है log K इज इक्वल्स टू del H अपॉन 2.303 R 1/T प्लस C होता है, और यहाँ पे कैसा साइन होता है? माइनस। पक्का? बोलो। इसको बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं टेम्परेचर T से बदल के T1 कर दूं और एक बार T से बदल के T2 कर दूं, तो जब टेम्परेचर T1 था तब माना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और जब T2 था तो माना कितना है? K2। बोलो हाँ। तो क्या आ जाएगा जरा देखो, log K2 इज इक्वल्स टू माइनस del H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1। बोलो हाँ, प्लस C, और क्या आ जाएगा? log K1 इक्वल्स टू माइनस del H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन ये T2 था ना, ये T1, और प्लस क्या हो जाएगा? C। बोलो हाँ। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, 2 ये 1 मान दूं, इसको 2 मान दूं, 1 में से 2 को घटा दूं, तो क्या आ जाएगा? बोलो log K2 माइनस log K1। क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं, रोगे तो नहीं? del H अपॉन del H नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T। यही आ जाएगा। इसे बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इसको log K2 अपॉन K1 लिख सकता कि नहीं? तो del H नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसे क्या बोलते हैं? वैन हॉफ, हाफ मत लिख देना, इक्वेशन। बोलो हाँ। तुम पूछ सकते हो कि गुरुजी इसे कहाँ पढ़ा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? आप तो वेपर प्रेशर पढ़ा रहे थे। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक लिक्विड है, इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर था x। इसी लिक्विड का 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? बताओ भाई कार्तिक। सर दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे दिया है, तो वाली इक्वेशन में डालेंगे। वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, मैं यहाँ वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। और टेम्परेचर बढ़ा है सर, वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा। क्यों? अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सेम रहेगा? रबिश। अबे इसी लिक्विड का 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 पे वेपर प्रेशर सेम रहेगा। वो 25 डिग्री से इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर, तो कितना हो जाएगा? 25 पे x था 50 पे 2x तो नहीं होगा। हाँ, जो 2x बोला उसे बोलो ज्यादा बड़ा गधा है। 2x तो नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने किसके बदौलत ये बात बोला? सुनो सुनो सुनो, तुमने किस रिलेशन के बदौलत ये बात जाना कि टेम्परेचर डबल होने पे वेपर प्रेशर भी डबल हो जाएगा? चलो तुम फीलिंग के बिहाफ पे या अपने टीचर के समझाने के बिहाफ पे ये जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, बट तुम ये कैसे जान गए कि कैसे कितना बढ़ता है? कि टेम्परेचर डबल किए तो वेपर प्रेशर डबल होगा कि ट्रिपल होगा, कि 4 बार बढ़ेगा, 100 गुना बढ़ेगा, 1000 गुना बढ़ेगा? कैसे जान लिए कि डबल ही होगा? इसका मतलब कि 2x बोलना बहुत अनैतिक बात है। कैसी बात है? तो अगला क्वेश्चन हो, सर फिर नैतिक बात क्या है? तो नैतिक बात यह है कि जब तक तुम्हें यह ना मालूम हो कि हाउ वेपर प्रेशर वैरी विथ टेम्परेचर एंड व्हाट इज द परफेक्ट रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड, तब तक तुम्हें जवाब। तो देखो ध्यान से मेरे बच्चों, मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा आने वाला है। राज को सुने ध्यान से, जवाब देने के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक न रहें और खूब ध्यान से बात सुने मेरे बच्चे। जब हम वेपर प्रेशर पढ़ते हैं
तो वहां पर अगर मैं H2O ले दूं तो यहाँ H2O का लिक्विड होगा, हाँ कह दीजिए। यहाँ H2O का वेपर होगा, हाँ कह दीजिए। दोनों के बीच इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, हाँ कह दीजिए। यहाँ लिक्विड होगा और यहाँ वेपर होगा, बोलो हाँ। तो इक्विलिब्रियम पे यहाँ लिक्विड हो गया और यहाँ वेपर हो गया, वो तो मैंने लिख दिया। तो इसका अगर हम K लिखें तो K क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। लिक्विड का तो कोई पार्शियल प्रेशर होता नहीं, और प्योर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन होता है कितना कंज्यूम किया जाता है? 1। नहीं समझा? तो इसका K कितना हो जाएगा? PH2O। दहाड़ के बोलो हाँ या ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है कि भूल गए हो सब? पक्का? ठीक है, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, जो एकदम भूल गए हो एक आध देख लेना। अब बच्चों ये जानते हो ना, देखो बेटा ऐसे होता है। अगर ये कंसंट्रेशन के क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना हो तो क्या होता है? पीबी अपॉन, तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर चाहिए ना, तभी तो वेपर प्रेशर पाऊंगा। नहीं समझा? तो मेरे लल्ला इस इक्वेशन में K2 अपॉन K1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? P2 अपॉन P, जहाँ पे P क्या है? वेपर प्रेशर है। क्या है? तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लॉग P2 अपॉन P1 डेल H नॉट अपॉन 2.303 R 1 by T1 minus 1/2। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लासियस, क्या? क्लैपिरॉन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? हो सकता है क्लैपिरॉन के स्पेलिंग में कुछ करेक्शन हो, उससे कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत। नाउन का स्पेलिंग ना कुछ सही होता है ना गलत, जो लिख दिया जाएगा वही पढ़ा जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लासियस। तो अब बताओ तुम्हारा वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? समझे कि नहीं? तो अगर वेपर प्रेशर पहले कितना था? x माना था, तो P1 की जगह क्या डालोगे? x। P2 चाहिए और T1 की जगह 25 डिग्री केल्विन बदलो प्लस 273, 35 डिग्री या 50 डिग्री को केल्विन बदलो 50 प्लस 270, तब आएगा P2। डायरेक्ट जो कह दिया 2x आएगा, 2x थोड़ी आएगा। समझा कि नहीं? दिल कई बार गलत ही बात करता है, वैसे दिल मैक्सिमम टाइम गलत ही बात करता है। तो इतनी देर में मैंने अपने श्रीमान को एक ही बात समझाना चाहा, बार बार एक ही बात बताना चाहा। पूछो क्या? कि हाउ वेपर प्रेशर वेरी विथ टेम्परेचर। क्या बताना चाहा? हाउ वेपर प्रेशर। मेरे शेर जान लेंगे कि नहीं? कौन सा इक्वेशन है? क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी विथ टेम्परेचर, कौन सा इक्वेशन है? वैन हॉफ इक्वेशन। बताओ आपको समझा कि? रिपीट करूं? कोई क्रॉस क्वेश्चन है? ठीक है, प्लीज इसको मत भूलना। एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर दिया रहेगा और दूसरे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पूछे तो दुनिया में कोई तीसरा रास्ता नहीं है, एक ही यही रास्ता है, क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन लगाओ, अदरवाइज आंसर कभी भी आएगा नहीं। सरकार को समझा कि नहीं समझा? थोड़ा बहुत मजा आया कि नहीं आया? अब आगे मजा ले लो भैया। अब हम लोग क्या करें? अरे बड़ी जल्दी आ गया राउंड लॉ। रुक जा बे, मेरे को भी थोड़ा और बताना है वेपर प्रेशर के बारे में। राउंड लॉ गंदा हो जा जल्दी तू। ठीक है बच्चों, एक होता है ग्राफ, जानते हो? ठीक है, अगर मेरे पास रिलेशन आया था log k इज इक्वल्स टू डेल एच नॉट अपॉन 1/t प्लस कांस्टेंट, बोलो। तो k की जगह हम p को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log p इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट अपॉन 1/t प्लस log c। बोलो हाँ। लॉग और ln में अंतर जानते हो? ln होता है नेचुरल लॉग, बेस e पे डिफाइन होता है, और लॉग होता है कॉमन लॉग, बेस 10 पे डिफाइन होता है।
जब भी कभी नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलना हो तो 2.303 से, जानते हो? वाओ। अब मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? तो मैंने यहाँ ग्राफ खींच दिया, मैंने यहाँ पे log k लिख दिया और यहाँ पे मैंने 1/t। तो ये देखो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ग्राफ ऐसे जाता है। ये सबको मालूम है कि नहीं? सबको? पक्का? और अगर कोई कहे कि log p और 1/t के बीच में ग्राफ खींचो, स्लोप जानते हो? जो m है वही कौन है? स्लोप। तो m की जगह क्या क्या है? तो यहाँ पे जो स्लोप है वो माइनस डेल एच अपॉन 2.30। पक्का? नेगेटिव वैल्यू है ना, माइनस m की वैल्यू उतना है ना। पक्का? कितना परसेंट पक्का? अब देखो तुमसे गलती कैसे कराएगा चाचा। यही ग्राफ अगर वो ln k और 1/t के बीच में और ln p और 1/t के बीच में खींच दे, तो जैसे ही log ln में कन्वर्ट होगा कौन गायब हो जाएगा? और जैसे ही ln log में कन्वर्ट होगा तो कौन पैदा हो जाएगा? That's it। नहीं समझा? तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस स्लोप से क्या गायब हो जाएगा? तो माइनस डेल एच क्या आ जाएगा? माइनस डेल एच अपॉन, यहाँ भी स्लोप कितना आ जाएगा? नहीं समझा? अच्छे से? ठीक है, खुजली कर दूं? थोड़ा सा कर देता है। देखो अगर वो यही ग्राफ ऐसा खींच दे तो इस log p और t के बीच में, तो सूर्यवंशम मूवी देखे हो? सूर्यवंशम मूवी में जब सेट मैक्स पे हमेशा आता रहता है वही, तो उसमें जब अमिताभ बच्चन वो खीर खा लेता है जहर वाला तो उल्टी करते देखे हो? तो ऐसा देखने के बाद ठीक उसी स्टाइल में आपको उल्टी आ सकती है। उसमें उल्टी के बाद अमिताभ बच्चन को भी मुंह से क्या निकला था? खून। और आपके भी मुंह से क्या निकल सकता है? खून। क्योंकि इसके ग्राफ को ड्रा आप नहीं कर पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि आप वैसा कोई फंक्शन पढ़े ही नहीं है। भाई अगर मैं log p और t के बीच में ग्राफ खींचूं तो ऐसे हो जाएगा ना, log p इंटू टी इक्वल्स टू इतना बड़ा बवंडर। बोलो। तो जान लें कि वो ग्राफ ऐसा जाता है। आप y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ याद रखते हैं ना? बोलो। तो इसको भी आप याद रखें। आपको मतलब उसको पढ़े हैं ना उस। अभी देखो ग्राफ बनाने का एक ही तरीका होता है। थामा, ग्राफ बनाने का एक ही तरीका होता है। पूछो क्या? t की अलग अलग वैल्यू पे log p की अलग अलग वैल्यू निकालो। तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करोगे कि वो एग्जाम देने आया हूँ, लाओ मेरे को लैब में ले चलो, तो वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। वहाँ तुम्हें धड़ से फंक्शन याद होना चाहिए। वो ग्राफ ऐसा जाता है। इसके दो रास्ते हैं, एक तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरी बात मान लो, अदरवाइज जाओ एक्सपेरिमेंट करो और t और log p के बीच में अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग log p की वैल्यू निकालो और जो है फिर आपको ग्राफ मिल जाएगा। समझ में आया? कितना परसेंट? अब बच्चों का थोड़ा जान बकस देता, क्या कर देता? थोड़ा समझा देता। देखो नीट जैसे सड़ियल एग्जाम में और मेंस जैसे सड़ियल एग्जाम में एक कोई एग्जाम है क्या? एग्जाम तो एडवांस का होता है, असली एग्जाम है वो। केवल अनुशासन के दम पे एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तुम्हारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ डिसिप्लिन वी कैन क्रैक द एग्जाम। तो देखें यही 4 ग्राफ से 5वां ग्राफ आपको मिलने वाला नहीं है। पहला ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा, चौथा ये मिलेगा। और सभी ग्राफ को बनाने का एक ही तरीका है लल्ला। पूछो क्या? सबसे पहले y की वैल्यू 0 पुट कर दो। y 0 डाल दिए तो 0 इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आ गया। तो x कितना आ गया? माइनस सी बाई। चाचा जब y 0 था
तो x कितना आया वे? नेगेटिव। x नेगेटिव इधर होगा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड पे होगा कि नहीं? मान लिया ये वैल्यू है कितनी? -c/m। कितनी है? अब x वैल्यू 0 डालो तो y कितना आ गया वे? c। y x 0 यानी कि जब हमने x को 0 रखा यानी ओरिजिन, अरे 0 0 यही होता ना, तो y कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? c। क्या c पॉजिटिव है? नीचे जाऊं? यहां कहीं आएगा ना, तो जो गिराफ बनेगा, कौन? ग्राफ की गिराफ, वो कुछ ऐसा बनेगा। बोलो हाँ। किताबों में ये पिछला हिस्सा लिखे तो इसी को ऐसे बना देते हैं। समझला का? ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान में रख के मैं अपनी बात को और बेहतर वे में बोल दे रहा। यहां भी y की वैल्यू 0 पुट करो तो x आ जाएगा c/m। एक चाहिए x पॉजिटिव किधर होता है? यहाँ कहीं आएगा। मान लीजिए c/m है ये इतनी दूरी। बोलो हाँ। अब मेरे लल्ला x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y कितना आ गया? c। y पॉजिटिव कहाँ आएगा? ऊपर के नीचे? ये देखो इन दोनों को मिला दो। अब y = mx। y की वैल्यू कम से कम बाहर ना देखना बेटा, मैं अच्छा टीचर हूँ बेटा, मुझे भी सुन लो यार। बोलो अच्छा पढ़ाता हूँ, सुन के तो देखो। बच्चे थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने लगते हैं। कौन गया? कौन सी गाड़ी थी? इसका नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है। x की वैल्यू मैंने कितना डाल दिया? 0। तो y कितना आ जाएगा? y की वैल्यू मैंने कितना डाल दिया? तो x कितना आ जाएगा? 0 0 से कौन? ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। पक्का? ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखना पड़ेगा। y और x के बीच में। समझे क्या? कितना परसेंट हो? पक्का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ अच्छे से समझ में आया। पक्का? यही 4 ग्राफ हैं भैया, कोई 5वां ग्राफ आपको मिलेगा नहीं। पीछे मैंने जो मैं जानता था तो बोल दिया। कोई गलती कर दिया क्या? कि काहे बोल दिए? बहुत बड़ी गलती कर दिया? ऐसा नहीं बेटा, जानना पड़ता है। लोगों का प्रेडिक्शन है कि एग्जाम इस बार टफ होने वाला है, पेपर कट ऑफ गिरेगा। टफ पेपर के लिए टफ हैंडलिंग शुरू से करनी आनी चाहिए। मेरे को क्या है, मैं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन निकाल के आगे बढ़ जाया होता, 4 बातें और बोल के निकल देता। तो ये बातें हो गई अगर, तो समझो कि बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखो, हम आगे चलेंगे और वेपर प्रेशर के बारे में हमने एक बार रिकॉल कर लें। सब कुछ बोल दिया, लगभग सारी बातें बोल दिया। क्लासियस क्लैप्रियन बोल दिया, वैन हॉक बोल दिया, बोलो, और साथ साथ ग्राफ बोल दिया। जो भी कुछ घुमा फिरा कर सकता था, लॉग ln, जितनी मेरे पास क्षमता थी सब कुछ मैंने करके दे दिया। अब आएगा राउल्ट्स लॉ। क्या आएगा? तो इसको मैं क्लीन करना चाहता हूं, तो उससे पहले फोटो खींच लो। सर उसमें इंटरसेप्टर ऊपर से बनेगा। किसका? वो थोड़ा गलती से बन गया बेटा, इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन न रखो, थोड़ा मुझे माफ करो, इंसान हूँ। खींच लिया इसको? ठीक है, हट जा रहा हूँ बेटा। मेरे शेरों, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? राउल्स। इतनी देर में हमने क्या सीखा? वेपर। कुछ कंफर्टेबल हुए? सर वो 0 से ही ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कौन सा? वो जो ग्राफ है ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अरे इंटरसेप्ट है ना, कैसे ओरिजिन से स्टार्ट होगा? तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ओरिजिन से ही तो किया मैंने। वो बोला था ना। तो बोलने का मैं क्या करूं? बोलने को सबको स्वतंत्रता है ना भारत देश में, डेमोक्रेसी, इट्स अ डेमोक्रेसी। कोई कुछ भी बोले कि नहीं, यही तो देश की सुंदरता है, जिसकी जो मर्जी वो बोले। तो इंटरसेप्ट था ना सर, 10 तो आगे पढ़ ले। सुनो, राउल्ट्स लॉ पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? राहुल का लॉ नहीं, राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ? अच्छा नहीं है। अगर किसी लिक्विड में, क्या बोला? किसी दूसरे लिक्विड को
डाल दें एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है मेरे शेरों, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी। पक्का? राउल्ट कहता क्या है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा जो किससे बना है? ए और बी से। बोलो हाँ। पक्का? कितना %? हाँ। अच्छा, तो इस सॉल्यूशन को थोड़ा शुद्ध कर देता मैं। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, इसके अंदर में कौन भरा रहेगा? ए और बी भरा रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ। दहाड़ के बोलो हाँ। अच्छा, इसको ऊपर बंद कर दो। क्या कर दो? मान लो मैं इसको गर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? तो इसके ऊपर क्या बनेगा? वेपर। पक्का? और ये वेपर इस पे क्या लगाएगा? उसी को हम क्या कहते हैं? कब वेपर प्रेशर कहते हैं? वेरी गुड। अब वही वेपर प्रेशर जानना चाहता हूं। कोई पाप कर दिया क्या अगर जानना चाहता हूं? उस वेपर प्रेशर को दो तरह से जाना जा सकता है। कितने तरीके से? पहला, अगर इस वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन YA और B का मोल फ्रैक्शन YB मालूम हो तो हम वेपर में डाल्टन्स लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जो कि कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल। जो कि कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल। बोलो हाँ। अब इतनी बातें हमने जाना, कहो हाँ। राउल्ट ने एक नई दिशा दी लोगों को। राउल्ट ने कहा कि अगर तुम वेपर का मोल फ्रैक्शन नहीं जानते हो, लिक्विड में ए और बी का मोल फ्रैक्शन जानते हो, किसमें? तो भी वेपर प्रेशर जाना जा सकता है। पूछो कैसे? तो राउल्ट्स लॉ कहता है, अब यहीं से शुरू हो जाएगा किसका लॉ? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। क्या कहता है? इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब आगे ध्यान से सुनना। एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। फिर ध्यान से सुनो, वेपर प्रेशर नहीं बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट व्हेन इट इज इन प्योर। प्योर फॉर्म मतलब समझते हो? जब उसमें कुछ और ना मिला। यानी कि अगर प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मालूम है, उसको उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाता है? कहता है PB क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट व्हेन इट इज इन। यही क्या है? राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू is product of mole fraction of that component and vapor pressure of that component when it is in pure। नहीं समझा? एक बार पूरी बात बोल के दिखाओ। चलो तुम बोलो। राउल्ट्स लॉ वाला पार्शियल प्रेशर में जब, कोई बात नहीं, तुम बोल के बताओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ A is multiplied by mole fraction of A and pure form of वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, ऐसे बोल सकती हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट व्हेन इट इज इन प्योर। नहीं समझा? पक्का? दहाड़ के? ठीक है मेरे प्यारे, अब जरा देखो, अगर मैं इनको 2 घूसा लगाऊं तो इन्हें कुल कितना चोट लगा? ड्यू टू घूसा नंबर 1 प्लस ड्यू टू घूसा नंबर 2। बोलो। इनको मैं लेके जाऊं और इनसे कपड़े खरीदवा लूं अपने लिए।
4 शर्ट ले लूँ, कितना पैसा खर्च हुआ? एक शर्ट की कीमत अगर चारों एक जैसी हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 4, या टोटल पैसा कितना खर्च हुआ? 4 शर्ट खरीदने में जितना लगा। अब इसमें टोटल कितने कंपोनेंट हैं? तो सॉल्यूशन पे कितना प्रेशर लगेगा? दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। मुस्कुरा दीजिए। तो यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे? पार्शियल प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर कह दें या वेपर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन कह दे, दोनों का मतलब क्या है? सेम। टोटल प्रेशर वही तो है जो सॉल्यूशन पे लग रहा है, किसके किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा, राइट? ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम यहां टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं, अब चुपचाप देखना, तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है, एक्स ए इक्वल्स टू, तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। मैंने इसको खोला, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ से हम लोग एक्स पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट लिख दें, एक्स बी को कॉमन कर दें, प्लस पी ए नॉट लिख दें, किसके बराबर हो गया? पी सॉल्यूशन। बोलो हाँ, कितना परसेंट? पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी और प्लस पी ए नॉट। अब ये याद होना चाहिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पूछो क्या? जिसमें से जो घटेगा उसका अपोजिट मल्टीप्लाई होगा। बी में से ए घटा तो देखो बी मल्टीप्लाई होगा, और जो घटेगा वही जुड़ेगा। यानी कि अगर मैंने इसी इक्वेशन में एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख दिया होता तो बताओ एक्सप्रेशन क्या बनता है? एक लाइन में लिख सकता हूँ, पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट। समझे कि नहीं समझे? ये धड़ से लिखना आना चाहिए, क्योंकि इतना बवासीर फैला के थोड़ी लिखोगे, फट से लिखना आना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। नहीं समझा? प्यारे सरकार, अगर इतनी बात समझ गए तो बड़ी अच्छी बात। कई क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं भविष्य में जो भड्ड से सॉल्व करने रहेंगे, और ये याद रहेगा तो जो तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। और रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, आपको थोड़ा परेशान करता। देखो, मान लीजिए कि मेरे पास एक मिक्सचर है बेंजीन का और टॉलुइन का। किसका किसका है? टॉलुइन का। कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो लिखा है 600 मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन प्लस 400। क्या लिखा है? 600 ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। तो वो हमसे कह रहा है कि बताओ कि पी बी नॉट क्या होगा और पी टी नॉट क्या होगा। पी बी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। पी टी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। अब जो एवरेज बच्चा होगा वो पहले इसको इस फॉर्म में बदलेगा, दुनिया भर का तंता मनता घंटा करेगा, और जो स्मार्ट आदमी देखा एक्सटी है यानी कि टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन है, तो पक्का किसमें घट रहा होगा? बेंजीन में से। पी बी नॉट माइनस पी टी इंटू एक्स, उल्टा क्या हुआ? जिसमें घटेगा वो लिखा है, यानी पी टी नॉट माइनस पी बी नॉट लिखा है, और जो घटेगा वही जुड़ जाएगा प्लस पी बी नॉट। बोलो हाँ, ये टी कर दो। 1 सेकंड में आंसर आ गया कि नहीं? पी बी नॉट 400 आ गया, और 400 पुट करोगे तो 1000 हो जाएगा। चक्कर आ गया? चक्कर आ गया तो मैं क्या करूं? मेरी कोई गलती थोड़ी। पी बी नॉट इतना आ गया, पी टी नॉट माइनस पी बी नॉट कितना हो जाएगा? 600। ये 400 है तो पी टी नॉट कितना हो जाएगा? 600 प्लस 400। यानी कि एक लाइन में ही क्वेश्चन फूट गया। नहीं तो पहले तुम पूरा डेरिवेशन करके उसका फंक्शन बनाते, फिर न जाने क्या क्या कर देते, समय ज़्यादा लग जाता। हमें एग्जाम में समय के कीमत को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? इतनी बातें आई, इसमें किसी कोई समस्या? राउल्ट्स लॉ हमें क्या सिखाना चाहता है कि हम कैसे लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के बदौलत सॉल्यूशन पे लगने वाला वेपर प्रेशर जान लें।
इस नियम से पहले लोग कैसे जानते थे? सिर्फ डाल्टन लॉ के बदले। यानी कि वेपर फेज का कंपोजिशन मालूम होगा तभी लोग किसी सॉल्यूशन पे लगने वाला प्रेशर जान पाते थे। राउल्स आया और डंका बजा दिया, उसने लिक्विड फेज के कंपोजिशन से क्या निकाल दिया? वेपर प्रेशर। दुनिया में उसका वाहवाही हुआ, आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। अब आगे जब चलोगे तो हमारी एनसीईआरटी में 3 तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। इन ग्राफ को समझना बहुत ही ज़्यादा अति इम्पॉर्टेंट है। वो तीनों ग्राफ समझने की कोशिश करना। आप वोलेटिलिटी जानते हैं? वोलेटिलिटी होता है किसी चीज का भाप में, वेपर में बदलने की टेंडेंसी। ध्यान से समझना, मैं सब समझा दूंगा। मेरे पास 2 कंपोनेंट थे, मैंने माना कि ए की वोलेटिलिटी बी से ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, आप भी मान लो। अगर ए की वोलेटिलिटी बी से ज्यादा है तो ए के वेपर, तो उसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर और बी के द्वारा लगाया गया, ठीक है। मैंने माना कि ए ओरिजिन है और मैंने ये भी ओरिजिन है, घबराओ मत, अलग तरीके 2 ओरिजिन है। यहाँ पे एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मैंने मान लिया 1 है। तो जहां सिर्फ ए होगा वहां बी 0 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है? 1 के। तो अगर एक ही 1 हो गया तो इसका मतलब दूसरा 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कभी एक से ज्यादा तो होता नहीं। ये समझा नहीं समझा? अबे एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है ना। जब एक्स ए ही 1 हो गया तो एक्स बी को क्या होना पड़ेगा? 0। इधर से मैं इधर आया, यहाँ आके एक्स ए मान लिया 0 हो गया तो एक्स बी कितना हो जाएगा? पक्का? जो बोलूंगा उसको सुन के तब हाँ ना बोलना। अगर मैं कहूँ यहाँ सिर्फ ए है तो तुम्हें कोई शिकायत है? नहीं। और मैं कहूँ यहाँ सिर्फ बी है तो तुम्हें कोई शिकायत है? नहीं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई और ये भी वाई। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इधर जाने पर बी बढ़ रहा है तो ये बी के लिए ओरिजिन हुआ ना? भाई यहाँ बी 0 है तो ये बी के लिए ओरिजिन हुआ ना? अबे ध्यान से देखो, नहीं रटोगे। इधर से इधर जाने पे बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये बी के लिए ओरिजिन हुआ कि नहीं? तो बी का क्या आया था? पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। बोलो हाँ। तो ये ऐसा ग्राफ जाएगा कि नहीं? सुई। अबे y इज इक्वल्स टू एम एक्स, हाँ या ना? हाँ। कितना %? हाँ। और ये जो प्रेशर है इट इज ओनली ड्यू टू बी है ना? तो ये बी का प्योर बी का वेपर प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ ओनली बी है ना। चक्कर आ रहा है, समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? पी बी नॉट। ए कहाँ 0 है? यहाँ। तो ओरिजिन उसी ही बोलते हैं जो 0 होता है। तो ए के लिए ये पॉइंट ओरिजिन है और बी के लिए ये पॉइंट ओरिजिन है। तो जरा देखो, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स। क्या बोला मैंने? y इज इक्वल्स टू, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसे जाएगा, बोलो। ऐसे बढ़ाऊंगा आगे की तरफ। अब मुझे तुम एक बात बताओ, a के लिए जो पॉइंट आएगा, क्या बोला? वो b वाले पॉइंट से ऊपर होगा या नीचे? हाँ, पता नहीं। अबे ए की वोल्टेलिटी क्या है? तो ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, तो ये इतना है तो ये वाली वैल्यू इससे ऊपर आएगी। नहीं समझा? तो इसको ऐसे ले जाना, कहीं भी जहां मन कहे वहां लगा दो, बस उससे ऊपर होना चाहिए। नहीं समझा? पक्का? अच्छे से? ठीक है। तो मेरे सरकार, मेरे भैया, ये वाली लाइन किसके लिए हो गई? पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट। ये वाली हो गई पी बी इज इक्वल्स टू। इनको रटना नहीं है, बहुत आराम से आ जाएगा। अब जरा देखो, अगर मैं इसके लिए पी सॉल्यूशन निकालूं, बोलो, और वो क्या था? मान लो कि पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा है। बोलो हाँ। ए के लिए ये पॉइंट ओरिजिन है ना? तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसे जाता है, बट ओरिजिन ये है तो ऐसे चला जाएगा। अबे कैसी नजरों से देख रहा, समझा कि नहीं समझा? तो यहां से उठा, सुई से इससे जोड़ दे।
ये किसके लिए हो गया? P solution is equals to PA0 माइनस PB0 इंटू XA प्लस PB0। तो ये जो NCERT में ग्राफ बना है ये हमें 3 चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। A का वेपर प्रेशर XA के साथ कैसे बदल रहा है, B का वेपर प्रेशर XB के साथ कैसे बदल रहा है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर XA या XB के साथ कैसे बदल रहा है। ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की जानकारी देता है, और ये जो बाकी दोनों ग्राफ हैं ये A और B। उल्टा भी कर सकता, अगर मैं मान लूं कि B की वोलेटिलिटी A से क्या है तो B वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, A वाला पॉइंट यहाँ कितना माने हो, XA इक्वल्स टू 1, XB इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या माने हो, XA इक्वल्स टू 0 और XB इक्वल्स टू 1। पक्का? तो यहाँ से ये A के लिए ओरिजिन है, धन बोलो हाँ, और ये B के लिए ओरिजिन है, धन बोलो हाँ। और उसके बाद जरा देखो यहाँ P सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, PB0 XB, पक्का? Y इज इक्वल्स टू MC। XB कहाँ से, ये है ओरिजिन ना, तो यहाँ से उठाओ। समस्या हुई क्या, यहाँ से उठाओ, सुई से खींच दो। तो ये क्या हो गया, PS इक्वल्स टू PB0 माइनस PA0 मल्टीप्लाइड बाई XB प्लस, बोलो हाँ, सॉरी समझा गया अच्छे से? तो ये ग्राफ है जो सिलेबस के पार्ट है और जो हमें अच्छे से क्या होने चाहिए, आने चाहिए, पूरा याद रहना चाहिए अच्छे से। आई बात समझ में? राउल्स लॉ के बारे में आगे डिटेल में जानकारी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने डिलीवर की है आप पूरी ताकत लगा देंगे इनके पीछे, ठीक है? बोलो। आपको मैंने ग्रुप में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजा है, आप उसको करके मुझे रात को 10 बजे मिलिए। कर लिया दिन में? अच्छा, घर पहुँच के 10 बजे तक निपटा दोगे? 11 बजे तक? चलो 11 बजे आओ। आज मैं उसका डाउट लूंगा ऑनलाइन, ठीक है? क्वेश्चन करके आइए प्लीज, और जो नए बच्चे हैं वो मुझसे थोड़ा मिल लें। ठीक है बेटा, ठीक है। हो सकेगा तो आज आपका डाउट लेंगे, कोशिश करके। कल रात में मेरे को बहुत टाइम यही हो गया, हम सर ही बात करते रह गए, घर ही गया बहुत लेट, 11-12 बज गए, तो डाउट क्या लेता। सरकारों, जो क्वेश्चन सिंगेज का आपको भेजा था उसे आप परफेक्शन से करिए। जितनी क्वेश्चंस में आप फंसेंगे समझ लीजिएगा वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, उन्हें मैं डिस्कशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन में फंस जाने पर डिमोटिवेट मत होना, क्वेश्चन में फंस जाने पर हंसना और इंतजार करना कि मेरा टीचर आएगा सिखाएगा, अभी क्या टेंशन है। देखो, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है
और इसमें दो कंपोनेंट है लिक्विड के, ए और बी। अगर ए के मोल फ्रैक्शन की बात करूं वो कितना है बच्चों, XA। बी के मोल फ्रैक्शन की बात करूं वो कितना है, XB। और मेरे शेरनियों इसको मैंने नीचे से गर्म कर दिया। जब मैंने नीचे से गर्म कर दिया तो यहां ऊपर मेरे लल्ला क्या बन जाएगा, वेपर। वेपर के मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं चेतन भाई Y से, तो YA YB। वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, Y से। और जो लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, X से। ठीक है मेरे प्यारे सरकार, अगर मैं मान लीजिए कि कोयल को बुलाऊं यहां और उनकी लंबाई नापू रस्सी से, एक बार उनका लंबाई नापू इंच टेप से, एक बार उनका लंबाई नापू डंडे से, तो क्या बड़ी छोटी होती रहेंगी? इनकी जो एग्जैक्ट लंबाई है वो क्या होगी, सेम। नापने के मेथड से एरर होने पर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, बट इनकी वास्तविक लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्री करते हैं इस बात से? मेरे प्यारे सरकार, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना चाहूं डाल्टन्स लॉ से, तो डाल्टन्स लॉ बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना चाहूं तो डाल्टन कहेगा कि ये किसके बराबर होगा, YB इंटू पी टोटल के। पक्का? अब ये मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज की मदद से निकाला। अगर मैं पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज की मदद से निकालना चाहूं तो मुझे कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, राउल्ट्स लॉ लगाना पड़ेगा। और राउल्ट्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू PA नॉट XA, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल्स टू PB नॉट XB। कल पढ़ाया था कि नहीं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। पक्का? ठीक है, अब जरा देखिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। अगर बारीकी से ऑब्जर्व करो सरकारों तो तुम पाओगे कि LHS बराबर है कि नहीं 1 और 3 का। और बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो तुम पाओगे कि LHS बराबर है किसका किसका, 2 और 4 का। अगर LHS बराबर है मेरे शेरों तो हम लोग आगे कांड कर सकते हैं कि नहीं? हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, PA नॉट इंटू XA। क्या बोला, ये किसके बराबर हो जाएगा, PA नॉट इंटू XA किसके बराबर हो जाएगा, YA इंटू P टोटल। ये सबको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में जब LHS बराबर होता है तो सरकारों RHS भी बराबर होता है। पक्का ना? कितना % पक्का? अब जरा देखिए और बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 हम क्या कह सकते हैं, बोलो साहिल भाई, PB नॉट XB इज इक्वल्स टू YB इंटू, पक्का ना? कितना %? हाँ ठीक है, यानी कि XA किसके बराबर हो जाएगा, YA P टोटल अपॉन PA नॉट। XB किसके बराबर हो जाएगा, YB। कोई समस्या? इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल A बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल B बोल दूं, कोई समस्या किसी को? अब जरा एहसास करें, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन दिया हो और वेपर का मोल फ्रैक्शन दिया हो तो P टोटल झट से आ सकता है। देख रहे हो नहीं देख रहे? XA इंटू PA नॉट अपॉन YA करके। बोलो, इस इक्वेशन को बहुत गहराई से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब ये एक साथ अप्लाई करता है तो सोच में बैठने वाला बच्चा इनको कभी क्वेश्चन के फॉर्म में हैंडल नहीं कर पाता। देखो और अच्छे से बताता मेरे प्यारे, जैसे भैया जी
अगर मैं ऐसा लिखूं कि इक्वेशन नंबर ए और बी को जोड़ दूं तो कोई आफत आ गई क्या? ठीक है, तो देखो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। तो लेफ्ट हैंड पे क्या हो जाएगा बच्चों? XA प्लस XB, राइट हैंड पे YA P टोटल अपॉन PA नॉट प्लस YB P टोटल अपॉन PB नॉट। XA प्लस XB चुप रहे, अच्छा ठीक है बोल दिए तो ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? YA अपॉन PA नॉट प्लस YB PT कॉमन कर दूं चेतन भाई? ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं जरा देखो कि 1 अपॉन PT इज इक्वल्स टू YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन P। बहुत जबरदस्त इक्वेशन है और बहुत रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ड्यू पॉइंट, बबल पॉइंट नीट के सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जेई एडवांस के सिलेबस में है वो सब देखो, और मेंस में भी नहीं है मेरे हिसाब से वो, ये लगेगा तो बता दूंगा थोड़ा बहुत। ये आपको समझ में आया नहीं आया? ये इक्वेशन बहुत जानदार है, पूछो क्यों? ये आपकी बुद्धि खराब कर देगा अगर आपने इसको गौर पूर्वक नहीं देखा। आप इसे एहसास का पार्ट बनाइए ना, एक बार देखिए दिया क्या है और हम क्या निकाल सकते हैं। कार्तिक भाई अगर मुझे लिक्विड फेज में दोनों कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया है और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दिया है या नहीं? वेपर फेज में क्या मालूम हो और लिक्विड फेज में क्या मालूम हो? प्योर वेपर प्रेशर, तो हम पी टोटल निकाल सकते हैं। नहीं समझा? एक क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं तो सब समझ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे बनाएगा तुमसे देखो और तुम्हें पागल कर देगा। वो तुमसे कहेगा कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड है A, एक दूसरा कंपाउंड है B, दोनों लिक्विड स्टेट में है, इनको मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया और तुमसे कहेगा कि PA नॉट की वैल्यू है 60 टॉर और तुमसे कहेगा PB नॉट की वैल्यू है 50 टॉर। एनी प्रॉब्लम? और तुमसे कहेगा कि जब इनको गर्म किया जाता है तो जो वेपर बनता है, वेपर फेज में A के जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.3, तो B के कितने हो जाएंगे? 0.7। कहेगा टोटल प्रेशर निकालो। क्या करो? तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या सोचता है? देखो वो सोचेगा YA दिया है तो PA इज इक्वल्स टू YA इंटू P टोटल कर दूं, बोलो हाँ, और वो PA नॉट को यहाँ पुट कर देता है और YA इंटू P टोटल, तो P टोटल उसका क्या आ जाएगा? 60 अपॉन YA। और देखो तुरंत उसने बवासीर फैला दिया कि नहीं? भाई यहाँ पे PA होता है, PA नॉट नहीं होता है। अरे कुछ तो बोलो। तो ये जैसे ही तुमने किया तुमने गलती करना शुरू कर दिया कि नहीं? कितना %? हाँ, तो तुम सोचोगे यार अब क्या करें। चलो एक फॉर्मूला और तुम जानते हो, देखो कैसे फंसते चले जाओगे फिर तुम। ये PS इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट। फिर पाओगे तुम PA नॉट PB नॉट दिया, XA दिया ही नहीं, बोलो। फिर तुम XA निकालने की कोशिश करोगे, देखो देखो XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा पिछला रिलेशन, देखो क्या दिया है? YA P टोटल अपॉन PA नॉट, बोलो। तो तुम लिखोगे YA P टोटल अपॉन PA नॉट। फिर तुम फंस जाओगे, पूछो कैसे? YA और PA नॉट तो मालूम है, P टोटल नहीं मालूम है। समझे कि नहीं समझे? फंसते चले जाओगे जाल में। ऐसे जाल से खुद को बचाना है तो आशीर्वाद लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ये आशीर्वाद लिखा है 1 अपॉन P टोटल YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB। YA YB की वैल्यू डालो, PA PB की वैल्यू डालो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि तुम क्या क्या करके कैसे कैसे फंसते चले जाओगे। तो प्लीज हाँ कह दीजिए। समझ में आया? ये रिलेशन बहुत ज्यादा क्या रखता है? इंपॉर्टेंस। तो फिर फंस जाओगे तो तब तुमको याद आएगा सर की। तो सर क्या बोले हैं? 1 अपॉन PT इज इक्वल्स टू YA PA नॉट। अभी अगर फीलिंग का हिस्सा नहीं हुआ तो अभी क्लास से बाहर जाओगे, भूल जाएगा। फीलिंग का हिस्सा कैसे बनाओगे? बड़ा बवासीर कंटेंट है कि वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन दिया हो और
और क्या दिया हो, प्योर फॉर्म में लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर दिया हो, तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे नहीं कर लेंगे? नहीं समझो? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम क्वेश्चन हैंडलिंग करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कोशिश करेंगे चीजों को बेहतर तरीके से सीखने का। ठीक है, बोलो। अब देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन देखें, क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना था, इतना mmHg था। आगे कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। रुको, कुछ चीजें और बता देता हूं, थमा। ये इतना समझ में आ गया आपको? अच्छे से आया? बोलो। ठीक है, अगर अच्छे से आ गया तो मुझे थोड़ी बातें आपको और सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स करके है, तो मैं उसको सिखा देता हूं आपको। थांबा, इनका फोटो ले लीजिए फटाफट, यहां से खींचना शुरू करें, क्योंकि इरेज करूंगा ना। हो गया? इसकी फोटो खींच ले। हो गया? इसकी भी फोटो खींच ले। हो गया? बोलो, अरे बोल दो। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ चीजें आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स करके हैं। ठीक है, बोलो सरकार। देखो, अब तक हमने जहां भी वेपर प्रेशर निकाला सबके सब लिक्विड सॉल्यूशन थे। क्या थे? हम एक और सॉल्यूशन बनाएंगे जिसे कहते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अब तक हमने जो भी वेपर प्रेशर वगैरह पढ़ा वो किसका पढ़ा? लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है एक्चुअली वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैं जरा समझाता हूं, आओ ध्यान से देखो, पहले थियरी समझो। हम लोग अब क्या करेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे किसका? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। किसका? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा बच्चों वो क्या होगा? लिक्विड, और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। और क्या होता है? सॉलिड होगा और साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब समझते हो? जो भाप में ना बदले। जैसे चीनी पानी का मिक्सचर है तो गर्म करोगे तो चीनी भी भाप बन जाएगी, चीनी भाप में नहीं कन्वर्ट होगी। जो वाटर कंटेंट है उसका वो वेपराइज हो जाएगा, चीनी नहीं वेपराइज हो जाएगी। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उनको बोलते हैं जो स्वयं को वेपर में कन्वर्ट नहीं करते हैं। चीनी हो गया, नमक हो गया, यूरिया हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, अब जरा देखें प्यारे सरकार, मान लीजिए कि हमारे पास लिक्विड था, कह दीजिए हाँ, और लिक्विड में हमने एक लिक्विड को B से रिप्रेजेंट कर दूं और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर दूं? A से। तो देखो, जो P सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में क्या क्या है जरा मुझे बता दीजिए। A है और B है। B हमारा सॉल्वेंट है, बोलो, और A नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आएगा हमारे पास, क्या बोला मैंने? इरेज हो गया? अच्छा ठीक है, देखो, जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आएगा हमारे पास, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? B, और इसमें हमने क्या डाल दिया? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट A डाल दिया ना, तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में B होगा और क्या होगा? A। तो जरा गौर पूर्वक एक एक बात बोलिएगा। सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो ड्यू टू A और ड्यू टू B होगा। हाँ कह दीजिए। A आपने क्या मान रखा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर में कन्वर्जन नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा एक्चुअली सॉल्वेंट की ही वजह से होगा, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, वो भाप में परिवर्तित, वो कन्वर्ट नहीं होता है वेपर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? PB0 इंटू XB हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं PS इक्वल्स टू PB0 XB की जगह लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ
बी। तो जनरली जो है जो पी नॉट है यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं अगर सिर्फ पी नॉट लिखा है इसका मतलब किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट। तो देखिए इसको, और जो सॉल्वेंट का मोल है उसको कैपिटल एन से लिखते हैं, और जो सॉल्यूट का मोल है उसको स्मॉल एन से, और जो सॉल्वेंट का मोल है उसको किससे लिखते हैं? कैपिटल एन। कोई समस्या आपको? इतने में किसी को कोई समस्या नहीं आई? ये हमें क्या मिल गया? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल गया। क्या मिल गया हमको? किसी को कोई समस्या? पक्का ना? ठीक है। अब जरा देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान दूं। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो पी एस इंटू एन, बोलो, प्लस पी एस इंटू कैपिटल एन इक्वल्स टू पी नॉट इंटू कैपिटल एन हो गया। बोलो हाँ। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पी एस इंटू स्मॉल एन, और ये किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस इंटू कैपिटल एन। कहो हाँ। यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो, पी एस या पी नॉट माइनस पी एस, क्या बोला? अपॉन में क्या चला जाएगा? पी एस। ये किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। किसके बराबर हो जाएगा? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं तो कोई आफत? कोई आफत नहीं। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या करना चाहता हूं? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। डिस्कनेक्ट मत होइएगा, डिस्कनेक्ट होने से चीजें कभी भी समझ नहीं आती हैं। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेफ्ट हैंड पे पी एस था, इसके लेफ्ट हैंड पे क्या है? तो इनटू क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। इसके राइट हैंड पे क्या है? पी नॉट इंटू एन अपॉन एन। इसके राइट हैंड पे क्या है? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। कहो हाँ। अब जरा देखना, पी एस से पी एस, कैपिटल एन से कैपिटल एन, तो ये क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कहो हाँ। नहीं समझा? ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं? सॉल्यूट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ। इसी को किससे लिखते हैं? XA। एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? समझ में आई बात? बोलो। अब जरा देखो तो कई इंपॉर्टेंट बातें निकली हैं जो बहुत भयानक हैं। वो इंपॉर्टेंट बातों को सबसे पहले मैं 1 बाय 1 करके बॉक्स में कर देता हूं। सबसे पहले देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बना हुआ ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। सॉल्वेंट में पहले सरफेस पे सिर्फ किसके मॉलिक्यूल रहे होंगे? किसके? फिर उसमें क्या डाला गया? और सॉल्यूट उसमें घोला गया। तो जब सॉल्यूशन बना होगा तो सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रहे होंगे, या सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल रहे होंगे? इसका प्रमाण है, 1 ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए और उसको खूब बढ़िया से स्टीयर कर दीजिए, और उसको बिल्ली की तरह चखिए ऐसे करके। तो जब चखेंगे तो सरफेस से वो आपको मीठा लगेगा कि नहीं? पानी की ग्लास में भरे शरबत का जीभ के कांटेक्ट में आते ही मिठास का एहसास कराना इस बात का प्रमाण है कि उसके अपर लेयर में थोड़ी बहुत चीनी है। नहीं समझा? अगर चीनी नहीं होती तो मीठा क्यों लगता हो? पानी जैसा लगना चाहिए था। इसका मतलब कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस में भी आ जाते हैं। बोलो हाँ। अब सरफेस में भी जब आ गए तो अगर यहाँ वेपर प्रेशर रहा होगा P0, तो यहाँ कितना हो गया? PS। ये P0 है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PS क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। दोनों में से कौन ज्यादा होगा?
पी नॉट ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ सरफेस पे अगर 50 मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ 50 नहीं होंगे, उससे कुछ कम होंगे, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया किसके द्वारा कवर कर लिया गया, सॉल्यूट के द्वारा। नहीं समझा? जब हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बनाया तो सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल किसके आ गए, तो सॉल्वेंट के कम हो गए ना। पहले पूरे के पूरे किसके थे, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दोनों हैं। इसका मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलों की संख्या क्या हो गई, पक्का ना। अगर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर गए तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ वेपराइजेशन है सेम टेम्परेचर पे कम हो जाएगा कि नहीं, पक्का। तो यानी किसी टेम्परेचर T पर जो PS है वो कम नहीं होगा P नॉट से, वो सदैव कम होगा P नॉट से। मीन्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is always less than in compared to vapor pressure of pure solvent। समझ में आया ये बात, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब कुछ बातें जरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे सरकार। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्वेंट था B, इसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया A, बोलो, और हमारा क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन। इसके बारे में क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा जो NCERT में लिखा है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये किसके बराबर है, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल, यानी ये किसके बराबर हो गया, x, पक्का। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझना, घबराना मत। रिलेटिव शब्द का इस्तेमाल जब होगा तो उसका मतलब होता है सापेक्ष। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं कहूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी हम बात करते हैं dv बाई dt, समय के रिलेटिव में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, हाँ या ना। जैसे कोई कहे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स कैसे बदल रहा है, जिसके रिलेटिव कोई चीज निकालते हैं उसको उससे हमेशा डिवाइड करते हैं, हाँ या ना। तो यहां जरा देखो ये किससे डिवाइडेड है, P नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। नहीं समझा? फिर हम पढ़ेंगे P नॉट माइनस PS। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, PS क्या है, तो P नॉट माइनस PS क्या बता रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि पहले इतना था बाद में इतना हो गया। पहले 100 रुपए था मेरे पास, इनके साथ चाय पीने गया, बाद में 20 रुपए हो गया, यानी लोअरिंग इन मनी कितनी हो गई, 100 माइनस 20। पहले वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट, घट के कितना हो गया, PS, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया, P नॉट माइनस PS। नहीं समझा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N इंटू P नॉट। इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, तीसरी बात देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, P, ये कहीं आपको NCERT वगैरह में नहीं मिलेगा, P नॉट माइनस PS अपॉन PS, ये है ऊपर क्या लिखा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, यानी ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, और ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये जरा देखो आया था स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन बनता है जिसमें सॉल्यूट का मोलर मास पूछता है। क्या पूछता है, वहां अगर इसको यूज करोगे तो बहुत जल्दी आंसर पाओगे। यूज टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में कि नहीं? तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये हमको कहता है क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई? ये सब करके फिर भी तुम्हें एक जगह ऐसी क्वेश्चन पूछेगा तो ये तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल 2 कौड़ी की हो जाएगी। पूछो क्या? वो तुमसे पूछेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। क्या पूछेगा? और तुम वही भड़बड़ी में रहोगे और कुछ भी करके चले आओगे, तुम ये निकाल दोगे। जबकि वो पूछ क्या रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू, यानी तुमसे पूछ रहा है PS अपॉन P0। और ये देखो मेरा 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि स्मार्ट से स्मार्ट बंदा क्या निकाल के आता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। जबकि पूछ क्या रहा है, PS अपॉन P0। तो साहिल बाबू अगर ये पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये किसके बराबर है, XA के। बोलो हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, P0 अपॉन P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू XA। ये कितना आ जाएगा, 1। तो 1 माइनस XA ये किसके बराबर हो जाएगा, PS अपॉन P0। बोलो हाँ। तो तुम्हें आंसर देना होगा 1 माइनस XA, और तुम आंसर देके क्या चले आओगे, XA देके ही आओगे, गारंटी ले रहा। जैसे अगर मान लो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 1/4 तो आंसर होगा क्या, 3/4। और तुम क्या आंसर लिख दोगे, 1/4। तो तुम पहले क्वेश्चन को सुनना कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है वो तुमसे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ रहा है, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कह रहा है, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन कह रहा है, या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कह रहा है। ये बात अगर क्लियर कट वे में नहीं पढ़ोगे तो पूछेगा कुछ, तुम एड़ो की तरह निकाल के आओगे। यही पहला वाला। उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ मैंने बोला होगा वो आपको समझ में आया होगा। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो इसको एक बार फिर बता देंगे। अभी इसलिए बता दिया क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो सिर्फ लिक्विड के नहीं लिया हूं मैं, सॉलिड लिक्विड के भी लिया हूं। तो जो भी कुछ मैंने बोला इसमें आपको कोई समस्या है नहीं है। फिर भी एक बार मैं सम अप कर देता हूं। मेरा ओवरऑल कहने का इतना मतलब था कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट है B, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाए A, तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट के केस में सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे, लेकिन सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो सरफेस पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मॉलिक्यूल रहेंगे। इसका मतलब सेम टेम्परेचर पे यहाँ जो वेपर बनेगा और यहाँ जो वेपर बनेगा वहां पे ज्यादा वेपर कहाँ बनेगा, जहां सरफेस पे ज्यादा सॉल्वेंट। तो यानी यहाँ जो वेपर प्रेशर आएगा वो हमेशा इससे क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना सेम सरफेस एरिया पे। बोलो ठीक है। उसके बाद मैंने देखो ये डेरिवेशन वगैरह नहीं मिलेगा आपको, ये सब ट्रिक से एक एक करके डेवलप की गई बात है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा कि नहीं समझा। अब सुनो, एक बात और करेगा और आप उसमें भी फंस जाओगे, फंस ही जाओगे, आई एम डैम श्योर। पूछो क्या? वो आपको दिया रहेगा P0 माइनस PS अपॉन P0, ये गिवन रहेगा और पूछेगा मोलैलिटी। क्या पूछेगा? तुम अपना खोपड़ी पकड़ के बैठ जाओगे कि साला क्या कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से कैसे निकाल दूं मैं मोलैलिटी। तो निकाल सकते हो, देखो कैसे। ये किसके बराबर होता है, XA के। XA क्या हो गया, n अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। बोलो हाँ। अब जरा देखो, स्मॉल n कैपिटल N की तुलना में काफी छोटा होगा, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल N। तो ये XA किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। बोलो हाँ। तो ये स्मॉल n मोलर मास कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। अगर मैं इसको 1000 से क्या कर दूं, डिवाइड, और 1000 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, दिए जो ग्राम है वो किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। यानी n इंटू MW अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा तो किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा ना। नहीं समझा, इंटू 1000। अबे 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई आग लग गई क्या, नहीं, आग नहीं लगी है। इधर देखो, अब ये क्या लिखा जरा देखो, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्या है, मोलैलिटी है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल m इंटू MW
अपॉन 1000। बोलो हाँ। यानी कि अगर कहीं दिया है P0 माइनस PS अपॉन P0, तो इसे तुम और क्या लिख सकते हो, स्मॉल n इंटू MW अपॉन 1000. दिस स्मॉल n is what? This is the molality of that particular solution. And what about MW? It is the molar mass of solute or solvent? हैं? अबे MW सॉल्वेंट का मोलर मास है ना। क्या सर मुझे उससे क्या मतलब, मैं तो आपकी भगत हूँ, जो आप कहेंगे वही मान लूंगी। ऐसा नहीं है, मैं आपको जब कुछ उल्टा बोलूँ तो आप वहाँ सही बोलें, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ कि आपका अटेंशन लेवल कितना परफेक्शन से काम कर रहा है। ये जो मोलर मास है, इट डजंट बिलोंग्स टू सॉल्यूट, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लिख दूं क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पहले क्या पढ़े थे, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू x से, ये तो पढ़े होगे। मैंने आपको उसको बहुत बेहतर वे में तोड़ के दिखाया। बोलो। उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने बोली वो आपको एक परफेक्शन के साथ मालूम रहेगी।